गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। मेरा नाम सत्यम है, मैं आपका इंग्लिश मेंटर हूं। अभी पिछले ही वर्ष मैंने आपके सीनियर्स को गाइड किया था, उन सभी लोगों का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा। और इसके अलावा भी मैंने 2 साल ऑफलाइन इंग्लिश पढ़ाया है। इस बार सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं यूजी के लिए प्रिपरेशन में करवाऊँ, और इस बार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में सीयूईटी में क्या पूछा जाता है एनटीए द्वारा, और उसके पेपर का पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोगों को बता दूं कि मैंने भी अपना यूजी बीएचयू से ही कंप्लीट किया है, इंग्लिश ऑनर्स से। तो आप लोग इस बात से बेफिक्र रहें कि इंग्लिश के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछा जाता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, मार्किंग स्कीम क्या रहती है, एनटीए द्वारा जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो किस बेसिस पर, किस तरीके से दिए जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सबसे पहले हम बात करें तो 50 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स रिवॉर्ड किए जाएंगे जब आप उसको करेक्टली आंसर करेंगे, और अगर आप उसे गलत मार्क करते हैं तो -1 आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल आपके क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ आपके जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे आपके 250, और आपको जो टाइम अलॉट होगा लैंग्वेज सेक्शन, लैंग्वेज पेपर के लिए, इंग्लिश के लिए, वो रहेगा 60 मिनट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है और किस तरीके से हमको, सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि आपको सीयूईटी परिवार से कैसे जुड़ना है। सीयूईटी परिवार से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर पर सीयूईटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके साथ आप जिस बैच में जुड़ना चाहते हैं सीयूईटी के लिए, तो सीयूईटी कोर्स से जुड़िए। वहाँ पर इंग्लिश के लिए मैं आपको मिलूँगा, और बाकी सभी टीचर्स आपको एक से एक बेहतरीन टीचर्स, बीएचयू से ही मोस्टली सभी लोग जुड़े हुए हैं, वो सब भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी अपने पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस पोर्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल आपसे कितने क्वेश्चंस, 18 to 21 क्वेश्चंस, 80 to 21 क्वेश्चंस ईच ईयर पूछे जाते हैं आपसे। और वर्बल एबिलिटी जो सेक्शन है, जिसको हम लोग ग्रामर कहते हैं, आप सभी लोगों को जो 12th पास आउट हैं, अगर ना समझ में आए तो उनके लिए मैं यहाँ लिख दूँ कि ये ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन है, इसको आप वर्बल एबिलिटी से कंफ्यूज ना होइएगा, ना डरिएगा कि इसमें क्या पूछा जाएगा, नया टॉपिक आपको लग रहा है। तो इसमें 12 से 14 क्वेश्चन, 12 to 14 क्वेश्चंस ईच ईयर आपके पेपर में आपको देखने मिलेंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वोकैबुलरी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वोकैबुलरी से आपके क्वेश्चन आरसी में पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स आरसी में पूछ लेंगे आपसे, और वर्बल एबिलिटी जो ग्रामर है उसमें भी आपसे किसी तरीके से पूछ सकते हैं। देखिए एनटीए या कोई भी एग्ज़ाम बॉडी है वो आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है। तो वोकैबुलरी का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो डिफाइंड है कि इस सेक्शन में ही वोकैबुलरी का क्वेश्चन आएगा। आरसी में भी वोकैब के क्वेश्चन देखे जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है। और जो लोग नए हैं, इस बारे में नहीं जानते, वो सभी लोग आगे क्लासेस में जुड़े रहेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको किस तरीके से मिक्स कर दिया जाता है जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग डरिए नहीं। और इसके अलावा जो पार्ट पूछा जाता है वो पूछा जाता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के पार्ट में आपसे रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन 1 और 2 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा अभी किसी पेपर में नहीं देखे गए हैं कि राइटिंग स्किल से इससे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस, ये 2022 से 25 लेटेस्ट किया था। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्बल एबिलिटी और वोकैब। वर्बल एबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप लोग क्या समझ रहे हैं कि ये एक कोई टॉपिक का नाम है, लेकिन वर्बल एबिलिटी का मीन्स है ग्रामर, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर सारा इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी ग्रामर है वो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देखिए, तो एसएससी के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है ना, वही आपसे यहाँ भी पूछ लिया जाता है। ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि वर्बल एबिलिटी या जो ग्रामर पोर्शन है वो सीयूईटी के लिए डिफरेंट है कि आपसे यही पूछा जाएगा। ना ही वोकैब डिसाइडेड है कि वोकैब के ये 100 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, या इतनी वोकैब है, ये इतना ही, इसी वर्ड से कोई वोकैब पूछी जाएगी, इतना ही लेवल है। लैंग्वेज में लेवल कैसे डिसाइड हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को समझ के चलना है कि आप लोग जो तैयारी करने जा रहे हैं वो आपके लिए कोई अदर
अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे चल के फ्यूचर में देंगे, मान लीजिए आप कभी एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए भी आप हेल्पफुल रहेगी आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण लैंग्वेज अगर आप कंपटीशन में भी जाएंगे तो कोई नहीं है। आप कोई और दूसरी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश ही चूज़ करिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आपको क्या अदर बेनिफिट्स हैं। अदर बेनिफिट्स इसका ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम जब कॉम्पिटिटिव देंगे तो उसमें मोस्टली इंग्लिश पूछी जाती है, और इंग्लिश आपकी वही है जो आप यहाँ पर इंग्लिश तैयार करेंगे वही आपके लिए अदर एसएससी एग्ज़ाम्स आप कोई भी देंगे, CHSL, CGL, CPO, MTS, कोई सा भी एग्ज़ाम आप अगर देंगे तो आपको इंग्लिश जो वहाँ पे हेल्प करेगी वो ये इंग्लिश आपकी हेल्प करेगी। तो आप लोग इसको पॉजिटिव बेनिफिट भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ करूँगा, 2026 में आने वाले एग्ज़ाम में अगर आप CUET के लिए इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो आपके लिए वो कहाँ तक बेनिफिशियल रहेगी। सिर्फ आपको यहीं पर नहीं पढ़ना है, और इंग्लिश को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप एक बार पढ़ेंगे तो उसको आपको बार बार पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब जो लोग क्लासेस में मुझसे जुड़ेंगे उन लोगों को इस चीज़ का पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सिलेबस फॉर इंग्लिश कोड दिया गया है 101। एनटीए ने इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस प्रोवाइड किया है। एनटीए ने बोल दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 टाइप्स बता दिए हैं। फैक्चुअल पैसेज पूछा जाएगा, नैरेटिव पूछा जाएगा या लिटरेरी। इन 3 तरह के पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे और उसका आपको आंसर करना है। एक मैक्सिमम 300 और 350 समझ लीजिए, 300 to 350 वर्ड्स का एक पैसेज रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, ये एनटीए ने बोला है। ठीक है, 3 तरह के पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसको हम लोग अभी आगे डिटेल में समझाएंगे, आप सभी लोगों को डिस्क्राइब करेंगे कि फैक्चुअल का मीन क्या है, नैरेटिव का मीन क्या है, आगे बताते हैं। अभी ये जो नैरेटिव जो एनटीए ने दिया है, नैरेटिव, लिटरेरी, फैक्चुअल, 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस बताएं, उसकी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा बोला है वर्बल एबिलिटी। सबसे ज़्यादा जो मिस्टीरियस जो टॉपिक दिया गया है वो है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी से कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। और मोस्टली क्या समझते हैं, जो टॉपिक सिलेबस देखते हैं वो समझते हैं कि वर्बल एबिलिटी एक टॉपिक पूछा गया है, लैंग्वेज की तैयारी तो हम 2 महीने में कर लेंगे, वर्बल एबिलिटी पूछा है, आरसी पूछा है, आरसी तो हम बना ही लेते हैं, ईजी आएगा। और वर्बल एबिलिटी की तैयारी क्या है, एक टॉपिक ही तो है, बाकी सब ये छोटे छोटे टॉपिक है। वर्बल एबिलिटी तो हम 1-2 महीने में तैयार कर लेंगे। यहीं पे वो गलती करते हैं और इसीलिए वो 250 में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके अलावा वर्बल एबिलिटी का मीन्स क्या है, ग्रामर। वर्बल एबिलिटी के अंदर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, कुछ भी टॉपिक जो आप ग्रामर का कहीं भी आपने देखा होगा, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में जो भी आप लोग जानते हैं, देखा होगा कोई भी क्वेश्चन, वो वर्बल एबिलिटी के अंदर इंक्लूडेड किया जा सकता है। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी एक मिस्टीरियस टॉपिक है, आपको इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया ही जाएगा क्योंकि ये ग्रामर ही है इटसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया गया है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, 3-4 सेंटेंस दिए जाएंगे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 4 सेंटेंस दिए जाएंगे ABCD, फिर उसको बोले जाएगा कि रीअरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, हाँ, वो जम्बल्ड होंगे, जैसे जम्बल्ड वर्ड रहता है ना, स्पेलिंग में आगे पीछे लिख दिए जाते हैं, उसी तरीके से सेंटेंसेस को आगे पीछे लिख दिया जाएगा, आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें ये होगा मैच दी फॉलोइंग, तो आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। चूजिंग दी करेक्ट वर्ड, हाँ, ये MCQ आपको पता ही है, MCQ फॉर्मेट में पूरा पेपर है, तो चूज दी करेक्ट वर्ड पूछ लिया जाएगा। सिनोनियम एंड एंटोनियम्स आपसे कैसे पूछ लिए जाएंगे, आप सभी लोग जानते हैं। एक वर्ड दिया जाएगा, बोला जाएगा चूज द एंटोनियम ऑफ इट, जो भी वर्ड दिया गया, चूज द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, तो वहाँ पर आप लोगों को सिनोनियम या एंटोनियम जो भी पूछना चाहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो बनाने वाले व्यक्ति हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बात करेंगे कि सिलेबस, हाँ, इसको हम लोग अगर थोड़ा और कैटेगराइज करें, आप सभी लोगों को मैं समझाऊं कि फैक्चुअल में क्या पूछा जाएगा। फैक्चुअल का आप सभी लोग जानते हैं, फैक्ट यानी कि तथ्य दिया जाएगा, कोई इन्फॉर्मेटिव होगा, जैसे कि कोई भी तथ्य दिया जाएगा। मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, एनवायरनमेंट पर कोई क्वेश्चन आ गया है, वुमेन एम्पावरमेंट पर कोई पैसेज दिया गया है, तो वहाँ पर आपसे फैक्चुअल बता दिया जाएगा कि ये फैक्ट है। फिर आपसे वो क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो मोस्ट करेक्ट है इसके लिए।
ठीक है। तो वो सब आप इस फैक्चुअल पैसेजेस में देखने को मिलेंगे आपको। पैसेजेस का दूसरा टाइप है नैरेटिव। नैरेटिव क्या होगा कि कोई स्टोरी उसमें बताई जाएगी, एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर होगा। नैरेटिव में क्या होगा कि स्टोरी होगी और ऑर्डर जो मतलब जो उसमें एक्शंस होंगे, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होगा। यहाँ पर आप सभी लोग अगर लिखना चाहें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर क्या होगा, स्टोरी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होगा, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ठीक है। हाँ, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इस पैसेज के अंदर। इस टाइप ऑफ पैसेज, नैरेटिव पैसेज जो होंगे उसके अंदर आपको स्टोरी देखने को मिलेगी और सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होगा, ठीक है। हाँ, मैं एक ही चीज़ को 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए कि ये एम्फेसाइज करने। लिटरेरी क्या होगा, कोई बुक है, कोई फेमस पोएम है, किसी बड़े ऑथर ने या किसी भी ऑथर ने लिखी है, मतलब ज़्यादातर ऐसा ही पूछा जाता है जो आप सभी लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। हाँ, तो वहाँ से फेमस पोएम या फेमस क्या समझ ली, एक सेकंड, कलर चेंज, हाँ, फेमस पोएम या बुक से किसी से एक्सट्रैक्ट जो पूछ लिए जाते हैं वो पैसेज के अंदर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। नैरेटिव में आपसे पूछा जाएगा स्टोरी और सीक्वेंस ऑफ एक्शंस और फेमस पोएम एंड बुक से कोई एक्सट्रैक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वर्बल एबिलिटी, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्बल एबिलिटी क्या है, ग्रामर है, ग्रामर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, जो भी आप सभी लोग पढ़ते हैं इसके अंदर सब इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा। प्रीपोजिशन में आप क्या पढ़ते हैं, एट, इन, ऑन, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो जाए बच्चों को। इन, ऑन, एट, ये सब इसके अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ, ये सब इसके अंदर पूछ लिया जाएगा प्रीपोजिशन के अंदर। कंजंक्शन आप समझते हैं, एंड, देट, ये सब इसके जो दैट, ये सब क्या है, जोड़ने वाले वर्ड्स हैं जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उन सब को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सब कंजंक्शन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन टैग आप सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन टैग जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, क्वेश्चन टैग में एक पॉजिटिव क्लॉज दिया जाएगा, एक पहले वो दिया जाएगा सेंटेंस, उसका आपको नेगेशन करना है। अगर नेगेशन दिया गया है तो पॉजिटिव, इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस वर्ब होती है, वर्ब को आप नॉट के साथ उसका जो कंबाइंड फॉर्म है वर्ब का वो लिख देते हैं। और डिटेल से कुछ अलग एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम क्लासेस में आप सभी लोगों को बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। वॉइस में आप सभी लोग जानते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें जो पूछा जाता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछा ही जाता है और ये फेवरेट टॉपिक भी रहता है। CUET में ये कई बार पूछा जाता है और इसमें कई बार बच्चे गलती भी करते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कैसे आंसर करना है, ठीक है। जो अब आप लोग क्लासेस में जुड़ेंगे तो आप सभी लोगों को पता चलेगा कि ये कितना इजी टॉपिक है, इसमें इतना भी डरने की, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ठीक है, नरेशन में हम लोग क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे आप लोग लोकली बोलते हैं, जो रोज़मर्रा की भाषा में हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो इसमें आती है, ठीक है। आर्टिकल्स आप सभी लोग जानते हैं, ए, एन, द, ठीक है। हाँ, ए एन द जो आर्टिकल है वो हम लोग पढ़ेंगे, तो ये पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे वर्बल एबिलिटी के अंदर। मॉडल्स आप सभी लोग जानते हैं, वर्ब मॉडल्स आप सभी लोग जानते हैं, विल, सेल, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब इसके अंदर आप सभी लोग जानते हैं, मॉडल्स इसके अंदर पूछे जाएंगे। टेंसेस आप सभी लोगों से पूछे जाएंगे, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, जो भी आप सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूछ लिया जाएगा, इंटेरोगेटिव फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, निगेटिव फॉर्म में आपको किसी टेंस का दिया जाएगा और उसका
उसका बोलेगा इसका पॉजिटिव फॉर्म बनाइए, या पॉजिटिव या नेगेटिव दिया होगा उसका बोलेगा कि इसका इंटेरोगेटिव बना दीजिए, ये सब। या प्रेजेंट दिया होगा बोलेगा इसको फ्यूचर टेंस में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो ये सब आपसे पूछा जाता है CUET में। और इसके अलावा पूछे जाते हैं होमोफोन्स एंड होमोनिम्स, ये सब भी आपसे पूछे जाते हैं। होमोफोन्स जो सेम प्रोनाउंसिएशन है, जो बोलने में एक जैसे होते हैं, जैसे सन, सन मीन्स जो सूर्य होता है वो भी होता है, सन मीन्स जो बेटा होता है वो भी होता है। तो जैसे होमोफोन्स, होमोनिम्स यानी कि समान जिनका मीन होता है, ठीक है। तो जिस एक शब्द के लिए दो जो रहते हैं वो होमोनिम्स में आ जाते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या है, इसके अलावा सिलेबस का पार्ट है रीअरेंजिंग दी पार्ट्स। रीअरेंजिंग दी पार्ट्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ABCD ऐसे 4 सेंटेंस दिए होंगे, A, B, C एंड D, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला होगा क्या, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। ये आपसे बोल दिया जाएगा, तो आपको इन सभी को चारों को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होगा। फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए पहला ऑप्शन क्या होगा, B, C, D, A, ठीक है, ये हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपको दिया जाएगा मान लीजिए C, D, A, B, सेकंड ऑप्शन ये दे दिया। थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा ABCD ही दे दीजिएगा मान लीजिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाएगा CABC, कुछ CABD मान लीजिए दे दिया। अब आपको चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसका, इन सब का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, रीअरेंज दी पार्ट्स। इसके अलावा पूछा जाएगा चूज़ दी करेक्ट वर्ड, चूज़ दी करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड कैसे, जैसे कि मान लीजिए सिनोनियम पूछा है आपसे, सिनोनियम एंटोनियम के अंदर तो पूछा ही जाएगा। मान लीजिए स्पेलिंग्स गलत दिए हैं आपको, 4 वर्ड दिए हैं, एक वर्ड दिया है उसकी 4 स्पेलिंग दी हैं, उसमें से आपको बोला जाएगा चूज़ दी करेक्ट वर्ड। सैटेलाइट मान लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ठीक है, तो उस वर्ड की जो करेक्ट स्पेलिंग है आपको वो पूछ ली जाती है इसके थ्रू। स्पेलिंग करेक्शन, हाँ ये है इसका, ये भी पूछा जाता है करेक्ट वर्ड में। और मान लीजिए सिनोनियम एंटोनियम के थ्रू पूछ लिया जाएगा कि करेक्ट वर्ड इनका कौन सा है, ये सब पूछ लिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में मान लीजिए प्रपोजिशन पूछ लिया जाएगा इसके थ्रू। फिल इन द ब्लैंक्स में कई सारी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए प्रेपो पूछ सकता है, ठीक है, आर्टिकल पूछ सकता है, आर्टिकल्स पूछ सकता है, कंजंक्शन पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड है कि वो आपसे इसके अंदर क्या पूछ जाना चाहेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। एरर डिटेक्शन सबसे वेग टर्म है ये, एरर डिटेक्शन। इसके अंदर वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। एक सेंटेंस दिया गया होगा, बोला होगा इसमें एरर फाइंड कीजिए। अब उसमें एरर क्या हो सकता है, एरर प्रेपोजिशन हो सकती है, एरर आर्टिकल हो सकता है, एरर कंजंक्शन हो सकता है, नाउन एरर हो सकती है, वर्ब एरर हो सकती है, एडवर्ब एरर हो सकती है। जितने भी आप सारे टॉपिक्स इंग्लिश में जानते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। एरर किसी भी चीज़ में हो सकता है। मान लीजिए उसने सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है उसकी जगह कोई गलत वर्ब लगा दी है, अब आपसे बोलेगा फाइंड द एरर, तो वहाँ पर आपको एरर डिटेक्शन करना होगा, ठीक है। इसके अंदर सारे मतलब जितने भी आप सभी लोग टॉपिक्स जानते हैं इंग्लिश में वो एरर डिटेक्शन के थ्रू पूछे जा सकते हैं आपसे। जितने भी आप इंग्लिश ग्रामर जानते हैं वो सभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या क्या लिखूँगा इसलिए आप लोग समझ लीजिए। एरर डिटेक्शन ये हाईलाइटेड फॉर्म में इसीलिए है, इसको मैंने येलो में इसीलिए हाईलाइट किया ताकि आप सभी लोग समझ जाएं कि ये इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ CUET में नहीं, आप SSC का भी कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए इंग्लिश का, वहाँ पर आपसे सबसे ज़्यादा एरर डिटेक्शन के थ्रू ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चंस में आपसे कई सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब हम लोग देखते हैं वोकैब में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। वोकैबुलरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस में, क्योंकि वोकैब के थ्रू आपसे क्वेश्चंस RC में पूछा जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, फ्रेज पैसेज से अंडरलाइन होगा, वो बोलेगा कि बताइए इसका सिनोनियम्स क्या है। आपसे पूछ लिए जाएंगे सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स पूछ लिए जाएंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है वोकैब में ये ईडीएम्स एंड, क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको आंसर में गैस नहीं कर सकते। अगर उसने ऑप्शन सारे करेक्टली दे दिए तो आप इसको गैस नहीं कर सकते हैं एग्जाम हॉल में बैठकर, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप कहते हैं ना हिंदी में कि एक सब वाक्य के लिए एक शब्द देना, जैसे क्या बोलते हैं अनेकार्थी नहीं अनेकार्थी नहीं बोलते हैं, जो भी हिंदी में आप बोलते हैं, मुझे हिंदी का नहीं पता है, तो आप लोग समझ लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो होता है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछा जाएगा एक वाक्य दे के एक वर्ड देना, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि पूछ लिया जाएगा जो भगवान को नहीं मानता है उसे हम लोग हिंदी में नास्तिक बोलते थे, या जो अपडेटेड फॉर्म है जो वेदों को नहीं मानता है उसे नास्तिक बोलते हैं, जो भी आप समझिए। फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, वो सब होता है फिगर्स ऑफ स्पीच में। अब आप सभी लोग 12th पढ़ के, या फिर जो इस साल होंगे 12th में, वो लोग 12th में और पहले भी पढ़ा होगा आपने। जैसे इसमें मान लीजिए पूछ लिया जाएगा आपसे सिमिली, ठीक है, और क्या पूछ लिया जाएगा मेटाफर, जो लिटरेचर में काफ़ी रहता है, ठीक है। हाँ, और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपसे ये पूछ लिया जाता है सिमिली, मेटाफर्स। वर्बल एनालॉजी ये आपने देखा होगा रीजनिंग, आप लोग जब पढ़ते हैं, जीटी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग जनरल टेस्ट की या करेंगे, तो आप सभी लोग उसमें जानेंगे एनालॉजी क्या होता है। अभी आप सभी लोगों को अगर मैं बता दूँ तो एनालॉजी के लिए आप लोग इतना जान लीजिए कि एनालॉजी में क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई वर्ड दिया है, यहाँ पर कोई वर्ड दिया है, उसका यहाँ पर मान लीजिए सिनोनियम दिया गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मान लीजिए हैप्पी दिया है, हैप्पी, यहाँ पर भी दे दिया गया है जॉय, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर बोला जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर बोला जाएगा कि यहाँ पर कोई वर्ड दिया जाएगा, फिर यहाँ पर, और फिर उसका यहाँ पर आपको देना है क्या क्या देना है। हैप्पी का जॉय से क्या रिलेशन है, हैप्पी का जॉय सिनोनियम है। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, क्या दिया जाएगा, सिनोनियम आपको चूज करना है। मान लीजिए यहाँ पर भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया उसने सैड, ठीक है। हाँ, अब सैड का आपको सिनोनियम ऑप्शन से चूज करके यहाँ लिखना है। सैड का क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऑप्शन में कई सारे दिए जाएंगे, तो सैड का आप लिख दीजिए, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर मैं 4 ऑप्शन लिखूंगा तो क्वेश्चन ही पूरा बन जाएगा। हाँ, ऑप्शन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे उसका आंसर मान लीजिए ग्रीफ दिया होगा, ठीक है। हाँ, ग्रीफ यहाँ पर एक जो दे दिया गया होगा, तो ग्रीफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सिनोनियम फाइंड करना है, क्योंकि इसका इससे क्या रिलेशन है, ये इसका सिनोनियम है, तो वहाँ पर भी आपको सिनोनियम चूज करना होगा जो आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, ठीक है। तो एनालॉजी में आप समझ गए, एनालॉजी या एनालॉजी जो भी आप बोलें इसे, वो इसका पार्ट है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से उससे क्वेश्चंस बनते हैं। सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स आप लोग सभी जानते हैं, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स वोकैब में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पैसेज के अंदर भी बनते हैं, ग्रामेटिकल भी पूछ सकते हैं, वर्बल एबिलिटी के अंदर भी वो कहीं से रिलेशन बना के या इनडायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर तो डायरेक्टली सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया वोकैबुलरी में क्या क्या पार्ट्स, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप लोग PYQs देखेंगे तो आप सभी लोगों को समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि राइटिंग स्किल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेयरली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 और 2 क्वेश्चन के आसपास इससे पूछे जाते हैं, कभी कभार ही, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग 10 मार्क्स वहाँ पर छोड़ के नहीं आ सकते कि 2 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए तैयारी क्यों करनी है। जो लोग सिंसियर कैंडिडेट हैं वो लोग 2 क्वेश्चन के लिए भी तैयारी करके जाते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये 10 दिन लगेंगे ये सब पढ़ने में, आप लोग इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेटर राइटिंग, लेटर में आप मान लीजिए जैसे ये लिखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, आपसे लेटर के टाइप पूछ लिए जाएँ। लेटर के टाइप नहीं, लेटर में पूछ लिया जाएगा कि डेट, सब्जेक्ट और जो आपका जो है, जैसे आप एड्रेस कर रहे हैं उसको अरेंज, मतलब किस ऑर्डर में लिखा जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए ऑप्शंस के थ्रू ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है इसमें लेटर राइटिंग में। लेटर टू एडिटर, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर है, ये किस तरीके के लेटर है, ये लेटर टू एडिटर फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है। इसमें डेट कहाँ पर आएगी, यहाँ इसमें एडिटर का एड्रेस है वो कहाँ पर आएगा, आपका एड्रेस कहाँ पर आएगा, ये सब इसमें पूछ लिया जाता है इसके थ्रू राइटिंग स्किल के अंदर।
हैं। लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो उसका कुछ भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से आपका फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट ही ज़्यादातर पूछा जाता है, या फिर कोई स्पेसिफिक वर्ड कहीं यूज़ होता है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ये सब आप जब सभी लोग क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप सभी लोगों को पता चलेगा कि ये कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, आप सभी लोग इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा तो सिलेबस में कुछ नहीं है। हाँ, तो सिलेबस आपका इतना ही है, सिलेबस में आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। और PYQ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि PYQ उसका ट्रेंड क्या है, कि किस पोर्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी ट्रेंड के हिसाब से हम सभी लोग उसको टाइम डोनेट करेंगे कि वर्बल एबिलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वोकैब से आते हैं। तो आप सभी लोगों को उसके लिए भी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, ये सब हम सभी लोग आपको गाइड करेंगे। वोकैब के लिए मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि वोकैब के लिए आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपकी वोकैब उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो जितना आप सब लोग डिफरेंट वर्ड्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। आप सभी लोग को न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है तो नॉवेल्स पढ़ लीजिए अच्छी सी, तो आप सभी लोग वहाँ से वोकैब अपनी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वर्बल एबिलिटी तो आप लोग क्लासेस से ही कर सकते हैं। वर्बल एबिलिटी आप न्यूज़पेपर पढ़ के नाउन, प्रोनाउन वो सब नहीं सीख सकते हैं। किसी को आता है तो वो उसको चेक कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है नोटबुक से, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा आपको एक बार कहीं ना कहीं से अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। हाँ, तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी लोग इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए CUET के लिए। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। गुड बाय सभी लोगों को, थैंक यू।